प्रोग्राम मध्य मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले बानी पीटीआई ने तबले जंग बजा दिया, मुज़ाकरात खत्म, टकराव शुरू, अदलिया के लिए तहरीक चलाने का ऐलान, गंडापुर के इनकलाबी बयान की बानी पीटीआई ने हिमायत कर दी, नवाज शरीफ के साथ भी हाथ किया गया, खान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया, 4 अक्टूबर को हर सूरत डी चौक पहुंचने का पैगाम। इसके अलावा बात करेंगे आईनी तरमीम से पहले मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट को जाली पार्लियामेंट करार दे दिया। जाली पार्लियामेंट से तरमीम कराना ज्यादती है, मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर बयान बदल लिया। गंडापुर ने मौलाना पर अमरीकी हिमायत से पीटीआई हुकूमत गिराने का इल्जाम लगा दिया, मौलाना की जानिब से बयान बचकाना करार। बिलावल ने आईनी तरमीम के लिए कोशिशें तेज कर दी, क्या मौलाना आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देंगे? इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट जजेस की लड़ाई बढ़ गई, नए खत ने नया मसला बना दिया। 63A मुकदमे के बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर का बैठने से इनकार, मामले पर खत लिख दिया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब का इकदाम गलत करार दे दिया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर भी फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को रिलीफ, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। और इसके अलावा बात करेंगे, बिलावल ने कहा है कि मैं 2022 में बतौर वजीर खारजा $400 मिलियन की इमदाद लाया था बलूचिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए, वो इमदाद उनको दी नहीं गई। ये क्या बयान है, इसके पीछे स्टोरी क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डिस्कशन के लिए सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार काशिफ बासी साहब, और उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ बासी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया ब्रदर, वालेकुम अस्सलाम। काशिफ भाई साहब, आपको जब भी हमने प्रोग्राम में लेना होता है एक एक्साइटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि आपकी जो ये क्रिस्प किस्म के एनालिसिस होता है और जिस तरह की आपकी डिस्कशन होती है, बहुत सारी चीजें उसमें से निकल के आती हैं, बहुत क्लैरिटी मिलती है। सो आई पर्सनली लाइक, और आई एम श्योर क्लास साहब भी एंजॉय करते हैं। भाई साहब इतनी तारीफ रबिया ने मेरी कभी नहीं की, लाइव नहीं की जितनी आपकी कर दी, और मेरे मुंह पे कर दी है। देख लें आप कितने पॉपुलर है हमारे। जी सर, लेकिन सर मतलब दैट्स वेरी काइंड ऑफ मैं आई एम वी मेन इट सर, बहुत शुक्रिया होनी वी मेन इट सर, आपका ना हमारे लिए बड़ा इट्स ए प्रिविलेज। जी अच्छा काशिफ भाई साहब जी, अच्छा ये बताइए कि ये जो सैटरडे का प्रोटेस्ट था पीटीआई का, इसको अगर थोड़ा सा देख लें इस तरीके से कि ये प्रोटेस्ट जो था वो हमने देखा है कि एक ऐसे जलसे के बाद था जिसके कोई इतने खातिर खा नताइज नहीं थे, बल्कि उसके बाद बहुत सारी जो एक स्पेकुलेशन ये थी कि शायद नहीं कर पाई पीटीआई उस तरह का पावर शो, और नहीं कर पा रही पीटीआई इस तरह की मोबिलाइजेशन जो वो चाह रही है। तो इस प्रोटेस्ट ने इस ओपिनियन को बदला है, या ये कैसे देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, सक्सेसफुल और नॉट? देखिए, प्रोटेस्ट कभी भी नंबर से आप ये नहीं कर सकते कि उस वक्त नंबर क्या है, क्योंकि प्रोटेस्ट का जो तरीका है वो जलसे के तरीके से बड़ा मुख्तलिफ होता है। जलसे में आप एक स्टेज लगाते हैं, आपकी लीडरशिप खड़ी होती है, लोगों को आप बुलाते हैं, लोगों को तकरीरें सुनाते हैं, अपना मौक़िफ़ लोगों के सामने रखते हैं, और हम नंबर गिनते हैं कि कितने लोग आए थे। जब एहतजाज होता है ना जी, एहतजाज में नंबर्स नहीं होते, उसमें रैलीज होती हैं, गाड़ियां अगर होंगी तो थोड़ी गाड़ियां भी बड़ी लगती हैं, लेकिन रैली करने का बुनियादी मकसद होता है हुकूमत आपको रोके, आंसू गैस चले, सड़कों के ऊपर दंगा फसाद हो। और अब कोई भी पार्टी जो ये करना चाहती है उसका मकसद होता है ऑप्टिक्स जितनी भी है, यानी वो एक ऑप्टिक्स क्रिएट करें कि जैसे वो मजलूम है और एक जालिम हुकूमत, एक फैसिस्ट हुकूमत उनको रोकने की कोशिश करे। तो ये बुनियादी फर्क होता है एक एहतजाजी तहरीक में या एहतजाजी कॉल में और एक जलसे की कॉल में फर्क होता है। लेकिन मैं एक चीज और भी, लेकिन जो आपने कहा ना जलसे के नंबर, मैं उस वक्त नंबर देखूंगा, और जाहिर हम देखते हैं नंबर्स को, जब आप उसको किसी को खुला हाथ दें, उसको फ्री हैंड तो दें कि वो जलसा कर सके, एक अच्छी जगह पे अपनी मस्जिद की जगह हो, चाहे लियाकत बाग हो, खुला छोड़े और कहें आए जलसा करें। फिर कमेंटेटर्स को ये करना चाहिए कि उसको देखें कि क्या ये जलसा बड़ा था, छोटा था, दरमियाना था। जब हुकूमत सब कुछ ही रोकने में आती है और आपको देती भी जगह शहर से बाहर किया, तो जरा मुश्किल हो जाता है उस जलसे को जज करना। सो नंबर तो नहीं था काशिफ, लेकिन अगर ये इम्पैक्ट वाइज अगर इसको देखें और थोड़ा सा अगर मूव फॉरवर्ड करें और बात करें गंडापुर की, अलीमीन गंडापुर ने जिस तरह से जिस टाइम पे वो वापस गए और उन्होंने वापसी का ऐलान किया, और फिर वहां जाके उन्होंने ये बयान दे दिया कि ये एक गोली अगर मारेंगे तो हम 10 गोलियों से जवाब देंगे। अब ये क्या स्ट्रैटेजी है? आपको लग रहा है कि ही मीन्स व्हाट ही इज सेइंग? देखिए, आई कांट इमेजिन कि वो
ये इसको ही मीन्स इट ऑल्सो, मुझे नहीं लगता ही मीन्स इट, लेकिन आप सोचे कितना खतरनाक बयान है ये कि तुम एक गोली मारोगे हम 10 मारेंगे। सिर्फ ये नहीं है, अगर आप इस बयान में देखें उन्होंने कहा कबायली जिरगे करो, उनको कहो आज हमारी बारी है कल तुम्हारी बारी हो, उन जिरगों को लेकर और फिर लोगों को आप लेकर पंजाब की तरफ जाएंगे। यानी आप एक सूबे के पुलिस और अवाम को दूसरे सूबे की तरफ लेकर जा रहे हैं इस सोच के साथ कि अगर खुदा न खास्ता गोली चलेगी तो हम बहुत गोलियां चलाएंगे। ये सिविल वॉर है, दिस इज एन आर्म्ड स्ट्रगल। सियासी कई दफा बहुत लंबी पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है। नेल्सन मंडेला की पॉलिटिकल स्ट्रगल 27 साल की थी, वो जेल में रहा 27 साल, लेकिन वो स्ट्रगल चलती रहती है। पॉलिटिकल स्ट्रगल के खदोखाल ही मुख्तलिफ होते हैं। ये आम स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, ये तो सिविल वॉर की बात कर रहे हैं। मुझे तो खौफ आता है ऐसे किसी मंजर को सोच के कि एक तरफ से केपी के लोग आ रहे होंगे जो कि हमें पता है कि वो बंदूक उठाना उनके लिए मसला नहीं है, वो पंजाब आएंगे, पंजाब में पुलिस उनके ऊपर आंसू गैस कराएगी या बंदूक से फर्श को फायर करेगी। क्या आप सोच सकते हैं कितने खतरनाक मनाजिर होंगे? मुझे तो हौल उठता है ये सोच करके क्या होगा। काशिफ आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया सर। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था और मैंने बड़े अरसे बाद आपको इतना मैंने वरिड देखा है, परेशान देखा है। आपने अपने बच्चों को भी मिसाल दी कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं और जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। तो ये खान साहब जैसे आपने भी ये बात की कि ये जो जद्दोजहद है पॉलिटिकल से ज़्यादा आर्म स्ट्रगल होती जा रही है। गॉड फॉर बिड्स, मुझे नहीं पता कंपैरिजन बनता है या नहीं बनता। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ अगर जो ट्रेजिडी हुई थी उसके बाद हमने देखा उनके बच्चों ने भी इसी तरीके से उन्होंने हथियार उठा लिए थे और उन्होंने भी एक मुसल्लह जद्दोजहद उन्होंने शुरू कर दी थी। और पाकिस्तान में जो कुछ हुआ नाउ इट्स ए हिस्ट्री। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने और उनकी नुसरत भुट्टो साहबा ने अपने भाइयों से अपने बच्चों से उन्होंने एक सेपरेट रूट लिया, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल रखी और अल्टीमेटली वो 2-3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनी, पावर में भी हैं। अब क्या समझते हैं गंडापुर साहब और बाकी लोग जो हैं, खान साहब उनको थपकी भी दे रहे हैं, तो ये मुर्तज़ा भुट्टो वाली स्ट्रेटजी पे जा रहे हैं क्योंकि हमारा कप्तान हमारा वज़ीर आज़म जेल में है तो फिर उसके बाद उनको छुड़वाने के लिए वी विल गो टू ऑल एक्सटेंट। तो उसी तरह के मिलते जुलते हालात हैं या आपको लगता है कि मुख्तलिफ बात है ये? देखिए राउत साहब, आप जो अगर आपको जुल्फ़िकार याद हो, जी मैं उसी की बात पढ़ा होगा बिल्कुल, वो मुझे उम्मीद है कि हम उस तरफ एक सियासी जमात पाकिस्तान में उस तरफ नहीं जाएगी। आपको याद हो जहाज भी अगवा हुए थे जी हाँ, और बड़े आम पकड़े जाते थे उस वक्त। और मैं तो जाती तौर पे क्योंकि मेरी फैमिली उस वक्त सारी की सारी पॉलिटिकल थी और पीपल्स पार्टी में थी, अच्छा, मैं तो बहुत सी चीजें उस वक्त सुना करता था और बाद में तो बहुत स्टोरियां सुनी मैंने। तो मुझे उम्मीद है देखिए जाएंगे, मुझे नहीं लगता उधर जाएंगे, लेकिन इस तरह के बयान देने का फायदा क्या है? मुझे तो इस बयान की भी फायदा नजर नहीं आ रहा है कि आप एक तो हुकूमत को मवाद दे रहे हैं कि हुकूमत ने अगर आप पर पाबंदी लगानी है, इस बयान की बुनियाद पर आप पर पाबंदी लगा दी। वो कहें देखें ये तो सिविल वॉर कराने की बात करते हैं। और मुझे नहीं लगता कोई सियासी जमात, खासकर इतनी मकबूल सियासी जमात, एक तो होता है वो सब जमात गैर मकबूल हो तो उसके पास स्टेटस को बदलने के लिए उसने बंदूक उठानी। इतनी मकबूल सियासी जमात है, लीडर अंदर है लेकिन लीडर बाहर भी आएगा। आई कांट इमेजिन कि उनके पास इसके अलावा रास्ता नहीं। बहुत रास्ते, पॉलिटिकल स्ट्रगल एक बहुत कामयाब रास्ता है, दुनिया में पॉलिटिकल स्ट्रगल कामयाब हुई, थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाता, लेकिन आम स्ट्रगल जरूरी नहीं है कि वो कामयाब हो, लेकिन उसका नुकसान बहुत होता है। वेरी ट्रू। अच्छा, आप उस दिन मौजूद थे जो मौलाना फजल रहमान साहब की मशहूर ज़माना बैठक हुई है सहाफ़ियों के साथ, उन्होंने मेरा ख्याल मंजूर पश्तीन का हवाला दे रहे थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मेरे पास वो कंसल्टेशन के लिए आए थे, मशवरा करने जो हमने जिरगा करना है और हम शायद कोई बहुत बड़े कोई स्वीपिंग कोई स्टेप्स लेने वाले हैं। आप उस वक्त मौजूद थे, तो उन्होंने कहा जनाब कि मैंने उनको समझाया था, रोहिंग्या के मुसलमानों की मिसाल दी थी, वो भी मेरे पास आए थे, तो मैंने उनको भी कहा था कि फेडरेशन के अंदर रहते हुए बेहतर है अपने हकूक़ की आवाज़ उठाई जाए। फेडरेशन से अलहदा होकर आप कोई काम करेंगे तो रियासत आपको कुचल कर रख देगी। और उन्होंने कहा जनाब वही कुछ हुआ वहाँ पर। और उस नौजवान को भी मैंने यही मशवरा दिया था कि विद इन पाकिस्तान रहते हो अपने, जो बात आप भी कह रहे हैं कि अपने पॉलिटिकल उनके राइट्स के लिए लड़ाई लड़ते रहें, लेकिन अगर आपने कोई और रूट लिया तो रियासत तो इंतज़ार कर लिया है कि जनाब कि आप इस तरह की चीज़ करें और वही कुछ हो जो रोहिंग्या वालों में हुआ। ये मौलाना फजल रहमान साहब वाली बात याद होगी आपको, उन्होंने रेफरेंस दिया था सर। ये बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने रोहिंग्या के मुसलमानों को कहा कि आपका जो एरिया है उसके मुसलमान शायद आपके साथ हैं,
लेकिन बाकी के मुसलमान आपके साथ नहीं होंगे जिनका ये एजेंडा नहीं है, और आप आइसोलेट भी हो जाएंगे। और यही कहा उन्होंने, कहा कि मैंने मशवरा दिया कि मैं हूं, असलम यार वली से बातचीत करो, किसी और से बात कर लो, लेकिन मशवरा करो और रास्ता निकालो। और रास्ता निकला। उन्होंने, आपको याद है, बताया था कि मंजूर पश्तीन ने अपना बयान बदला, उन्होंने कहा हम मुशावरत कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात ठीक है। देखिए, एक सियासतदान जिसने नस्लों की सियासत देखी है, उन्होंने एक और चीज भी कही। उन्होंने कहा, आपको नहीं कही लेकिन उन्होंने बात कही है कि सियासतदान भुट्टो साहब इसलिए इतनी मुश्किल में पड़ गए कि आइसोलेट हो गए। सियासतदान जब आइसोलेट हो जाता है, आप देखिए हर सियासतदान ने मुश्किल वक्त में अलायंसेस बनाए, एमआरडी बना, पीपल्स पार्टी भी उसके बाद एमआरडी के साथ बातचीत हुई, आपको याद होगा जी 80 में 83 को हटाने के लिए 83 में एआरडी बना। अलायंसेस बनते हैं, सियासी जमातें इसीलिए अलायंसेस बनाती है ताकि अकेली ना रह जाए। अगर आप आइसोलेट हो जाएं तो आपको एलिमिनेट करना आसान हो जाता है कुव्वतों का। ये भी ख्याल है मौलाना साहब का। तो मसला ये कि वो आइसोलेट ना हो तरीके इंसाफ। आप जब मौलाना से बात करें, आज देखिए मौलाना ने भी कह दिया ना कि बचगाना बयान है। आप अचक के पास जाएंगे, शायद वो भी डिसोन करेंगे, आप दूसरों के पास जाएंगे, वो भी डिसोन करेंगे इस बयान को। तो क्या तरीके इंसाफ इन सब एलाइज को पीछे छोड़ के अकेले चलना चाहती है कि हम उठा लें? कि आपको, ये मेरी राय है, मैं अपने शो में पहले भी कह चुका हूँ, आपसे पूछ लेते हैं, आपकी राय ले लेते हैं कि आपको अपने वज़ीर आला को बचाना चाहिए। आपके पास अगर फेयर ब्रांड और भी हैं, उनसे ये बातें कहलवानी भी हैं, ज़रूरी हैं, खुदा ना खासा ज़रूरी हैं। अगर कम से कम सूबे का एक वज़ीर आला जो है, आपकी पार्टी है, हुकूमत है, वसाइल हैं, बहुत कुछ वहाँ से आप करते कराते हैं, उसको आपने फ्रंट पे कर दिया। जो आपका लास्ट कार्ड होना चाहिए था, आपने उसको पहले कर दिया और उससे बयान दिलवाए जा रहे हैं और मुसलसल दिलवाए जा रहे हैं। आपके मुखालफिन कह रहे हैं जनाब आपको ये लाशें चाहिए, इसलिए वो कह रहे हैं जी गोली चलेगी तो हम 10 गोलियां मारेंगे। सो आपको लगता है कि इस वक्त ये लाशें चाहिए, ये उनके नाकदीन 2-4 कह भी रहे, मैं टीवी प्रोग्राम भी देख रहा था, वो कहते हैं अब इस वक्त पीटीआई जो है वो तो लाशों की उसमें तलाश में, और हुकूमत जो है वो रेस्ट्रेंट कर रही है, गोलियां नहीं चला रही, वो पुलिस वालों को गन्ने नहीं दे रही ताकि कोई क्लैश ना हो जाए। मेरा नहीं ख्याल है रऊफ साहब इतनी मकबूल सियासी जमात को जल्दी होगी, इतनी जल्दी होगी कि वो लाशें लेने के भी तैयार हो जाएंगे। मैंने फिर आपसे कहा कि अगर आप 2014 के धरने पे चले जाएं, उस वक्त तरीके इंसाफ मकबूल थी पर इतनी मकबूल नहीं थी। उस वक्त अगर आप मुझे कहते हैं कि लाशें चाहिए या इस तरह का कुछ हो, तो समझ आता है कि चीजें बदलनी है, हुकूमत गिरानी है, कुछ इस तरह का हो। इतनी मकबूल सियासी जमातों को लाशों की जरूरत नहीं। 8 फरवरी के इलेक्शन ने इस सियासी जमात और इस मुल्क के तमाम ताकतवर लोगों को पैगाम क्या दिया। लोगों ने ढूंढ के इस जमात को वोट डाला है। जीटी रोड किसका था रऊफ साहब? मियां नवाज शरीफ का था। जीटी रोड से वाइप आउट कर दिया नवाज शरीफ। ये इतनी सियासी कामयाबी के बाद आपको लाशें क्यों चाहिए? आपको सियासी कामयाबी चाहिए। लेकिन डेस्परेशन तो मौजूद है। आप इनके बयानात देखिए, और देखिए पहले भी पीटीआई के ऊपर यही बात होती थी कि 2 तरह की ओपिनियन, 2 तरह की सोच पीटीआई के अंदर मौजूद है, एक जारहाना और एक मसालियती। अभी भी यही नजर आ रहा है कि कुछ लीडर्स हैं जो इस तरह की बात नहीं कर रहे, बट सर्टेन लीडर्स जो कि बार बार एग्रेसिव अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये बयान दिया है, कहीं ना कहीं तो क्लैश ऑफ ओपिनियन अभी भी है। देखिए, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक कर सकता हूं इस बात पर कि शायद ये पॉलिसी हो, और ये पॉलिसी टॉप से शायद आ रही हो। मतलब मेरे पास ये कोई तरीका नहीं है, लेकिन हो सकता है इसकी एंडोर्समेंट मिले इमरान खान साहब की जानिब से। उन्होंने तो कहा है आज, उन्होंने तो कहा है कि उन्होंने एंडोर्स किया है आज, जो बात आप करेंगे उन्होंने आज किया है। उन्होंने कहा कि ये गंडापुर साहब ने जो कुछ कहा है, मैं उनकी बात की हिमायत करता हूँ, वो ठीक कह रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पॉलिसी की बैकिंग पॉलिटिकल टॉप से मौजूद है। तो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि एक पॉलिटिकल, शायद वक्त ज्यादा लग जाए। मुझे लगता है कि वो डेस्परेशन वाली बात आपकी ठीक है कि ये डेस्परेट हो गए, और हालांकि डेस्परेट होना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा जिस वजह से इनको डेस्परेट होने की जरूरत हो। वक्त ही है, वक्त निकाल लेते हैं लोग। आई बी सरप्राइज कि अगर ये ज्यादा डेस्परेट हो जाए। अच्छा काशिफ, एक और हम इसमें देख रहे हैं कि खान साहब जो है, जो भी पार्टी के अंदर कोई थोड़ी सी कोई सुलह सफाई की बात करे, थोड़ी सी सॉफ्ट अप्रोच की बात करे, जो थोड़ी सी मतलब डिसेंट बात करे, खान साहब कहते हैं बुज़दिल है,
वो आज आप अपने प्रोग्राम में आप भी पूछ रहे थे रऊफ हसन साहब से कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो बुज़दिल हैं, डरपोक हैं। अब बैरिस्टर गौहर आपने अगर उनको चेयरमैन बना भी दिया है, अब अगर मैं होता सपोजली खान साहब जगह बना, तो मैं तो 6 महीने चुप रहता कि गौहर साहब को आगे करें, डिसेंट आदमी, पढ़े लिखे लगते हैं और बड़ा अच्छा इनका एक व्यू है, तो ये ज़रा थोड़ा सा मामला को हैंडल करें, ठीक करें। तो लगता नहीं है आपको कि खान साहब जो हैं वो तो उनको गुरीला को चाहिए जिसने 6 महीने पहाड़ों पर गुजारे हों, दरियाओं में, जंगलों में, जोटू कराटे सीखा हो, लड़ाई मार कुटाई, उससे कम का तो क्राइटेरिया वो नहीं मानते। गौहर साहब आज उनके नजदीक बुज़दिल लोग हैं बिकॉज ही हैपेंस टू बी अ डिसेंट मैन। देखिए रऊफ साहब, मैं आज यही बात रऊफ हसन साहब से कह रहा था ब्रेक में। जी जी, मैं कहा जब मशीन में जिस चीज का गोश्त डालेंगे वैसे ही कीमा निकलेगा। ट्रू। अब आपने एक शरीफ पढ़े लिखे एक वकील को लगा दिया पार्टी चेयरमैन। आप इसलिए उसको लगाया आपने कि कोई पार्टी लेकर शायद मेरी ना भाग जाए। मुझे तो और कोई वजह समझ नहीं आती। पुराने वर्कर्स मौजूद थे, बहुत पुराने केपी के बहुत से स्टॉलवर्ट्स मौजूद थे जिनको पार्टी सरबराह, पार्टी चेयरमैन बनाया जा सकता था। मुझे लगता है आप भी उतना ही हैरान हुए होंगे बैरिस्टर गौहर का नाम सुनकर जितना मैं हुआ था। यस, मैं सुन रहा था आपका सवाल। बैरिस्टर साहब तो पार्टी का हिस्सा भी नहीं थे। मेरा तो ख्याल था वो लीगल टीम थी। तो अगर उन्होंने लगाया था तो ये सोच कर लगाया था कि एक शरीफ कमजोर आदमी है, कोई ऐसा वैसा काम नहीं करेंगे। तो वो अभी भी वही शरीफ और कमजोर आदमी क्या चाहते हैं इमरान खान साहब ने, वो क्या करें कि सडनली वो सुबह शेर का कीमा खा के बाहर तलवारें लेकर निकल जाया करें और लोग काटने शुरू कर दें। वो ये बैरिस्टर गौहर की तबीयत ही नहीं है। जिस दिन बैरिस्टर गौहर पर ये FIR हुई कि उन्होंने पुलिस वाले से उसकी जैकेट छीनी थी, यकीन वाले में हाथ था अपने प्रोग्राम पे। मैंने कहा बाकी FIR हुई तो समझ आती है, अली अमीन ने ये कर दिया, शेख वकास ने ये कर दिया, किसी का पिस्तौल कनपट्टी पे रख दिया, किसी पुलिस वाले को गिरा दिया। मैं कहा यार बैरिस्टर गौहर साहब के ऊपर तो खुदा का खौफ करना था, वो तो बेचारा मक्खी नहीं मार सकता। तो अब आप जब उनकी रेपुटेशन ये हो, आपको कैसे लगेगा कि वो सडनली तो ऐसा हेरोइक काम कर जाएंगे? दैट्स हिज पर्सनालिटी। मुझे ये लगता है Absolutely. कि वो उस वक्त के लिए ठीक थे। अब खान साहब को अग्रेशन चाहिए और मुझे लगता है कि करीब पार्टी चेयरमैन शायद बदल। अच्छा, मैं आपकी बात को थोड़ा सा ऐड करूं सर। मेरी खबर ये थी कि पहले अली जफर साहब को चेयरमैन बना रहे थे, वो भी अनदर काइंड ऑफ बैरिस्टर गौहर हैं, वो भी जेंटलमैन आदमी है, शरीफ आदमी है, ख़ानदानी आदमी है। तो बैरिस्टर ये जो अली जफर साहब है, उनकी फैमिली ने उनको अपोज किया था कि भाई साहब आप मेहरबानी फरमाएं, बस जितना कर रहे हैं इतना काफ़ी है, आप अपनी बलि ना चढ़ाएं। तो उनको फैमिली के अंदर से रेजिस्टेंस आई और उसके बाद उन्होंने इनकार किया, तो फिर उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब को चेयरमैन बनाया। ये बड़ी मैं कंफर्म खबर आपके साथ अगर शेयर करूँ। अगर खान साहब को गुरीले चाहिए, जंगजू चाहिए, तो फिर उसके बाद तो ये हो गए, ये बैरिस्टर गौहर साहब हूँ या अली जफर साहब हूँ, ये तो क्राइटेरिया पूरा ही नहीं करते। फिर खान साहब इनको क्यों, मतलब इनसे क्यों तवक्को कर बैठे थे कि ये आएंगे और जोटू कराटे करेंगे और उसके बाद मैदान जंग बन जाएगा? ये तो उनका मिजाज का पता है, तबीयत का पता है, वो तो इस तरह के बंदे ने दोनों नहीं है, ना अली जफर हैं तो ना बैरिस्टर गौहर है। फिर क्या सोच के खान साहब ने इनको लगाया था सर, ये लगा रहे थे? देखिए मेरे जहन में तो उस वक्त भी एक ही बात आई थी कि वो वक्त ऐसा था जब एस्टैब्लिशमेंट तमाम मुल्क की तहरीक इंसाफ को तोड़ने के दर पे थी। और ये बात आपको और हमें बार बार बताई जा रही थी कि तो तहरीक इंसाफ खत्म है, तहरीक इंसाफ टूट जाएगी, उसके लोग टूट जाएंगे। और एक शटल सर्विस थी, लोग जेल से निकलते थे, प्रेस क्लब आते थे, 9 मई की मजम्मत करते थे, पार्टी छोड़ने का ऐलान करते थे और घर चले जाते थे। ये एक माहौल आपने और हमने देखा था चंद हफ्ते। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता था उस पर 9 एमपीओ के मुकदमे करके उसको वापस जेल डाला गया। तो मकसद क्या था? मकसद पार्टी तोड़ना था, लोगों को इस हद तक मुश्किल में डालने के पार्टी टूटे। तो ये खान साहब को पता था कि तमाम तर कोशिश पार्टी तोड़ने की हो रही। तो ही वांटेड अ वीक आदमी, अ स्मार्ट आदमी लेकिन वीक आदमी, जो कि मेरी पार्टी को लेकर भाग ना जाए। इन अ वे आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जी मैं समझ गया सर, आई गॉट योर पॉइंट। He didn't want somebody to hijack the party, कि कोई तगड़ा आदमी हो वो आखिर में कहीं खड़ा ही हो जाए। हालांकि मेरा ख्याल है कोई आदमी खान साहब जाके नहीं खड़ा हो सकता था। आई एग्री विद, जो पार्टी हाईजैक नहीं हो सकती थी। अब ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, एक और हम देख रहे हैं काशिफ, एक और चीज़ हम देख रहे हैं
कि खान साहब आहिस्ता आहिस्ता आज की लीडरशिप भी वो इरेलीवेंट हो गई। मैं बयानात कुछ पढ़ रहा था, पहले उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने कहा जनाब कि ये जो पार्टी है ATM के बगैर नहीं चल सकती, तरीन साहब और अलीम खान साहब और बला बला, तो वो ATM की साइड पे हो गए, पार्टी चलती रही। फिर लोगों ने कहा देखें चल रही है जनाब पैसे के बगैर। फिर कहा गया जनाब कि जब तक जहाँ पे इलेक्टेबल नहीं होंगे, खान साहब की ये पावर में नहीं आएंगे, वो इलेक्टेबल से भी जान छूट गया। 8 फरवरी के बाद खान साहब ने जिसको खंबे को वोट दिया वो भी जीत गया। उसके बाद ये था कि पार्टी के अंदर जो लीडरशिप है ये इनको वर्कर्स को निकाल कर लाएंगे और ये करेंगे। तो आज पता चला कि वर्कर के बगैर भी, हाँ सारी इन लीडरशिप के बगैर भी उन्होंने हंगामे कर लिए, तोड़ फोड़ कर ली। आज मैं पढ़ रहा था, उन्होंने जनाब लीडरशिप छोड़ने अवाम खुद ही बाहर निकल आए। तो आज तो उन्होंने अपनी पार्टी की लीडरशिप भी मैनेज हो गया सर। तो व्हाट नेक्स्ट? उन्होंने कि अवाम अपने हाथ में खुद ले लें चीज़ें और आए वही बांग्लादेश मॉडल जो है। तो लगता है आपको खान साहब बांग्लादेश अब मॉडल की तरफ ले जाने के लिए सारी उनके एफर्ट्स हैं? अभी अगर आप अली अमीन साहब का बयान देखें और पिछले 24 घंटे में और इमरान खान साहब का बयान देखें तो लगता तो ऐसे ही है कि वो चाहते हैं कि अनरेस्ट हो। अगले चंद दिनों की स्ट्रैटेजी भी तकरीबन इसके करीब तर है। वैसे रऊफ साहब, इससे पहले बराए मेहरबानी आप मौलाना साहब पे जरूर कमेंट करना चाहूंगा, ये मुझे याद कराइएगा। मैं आ रहे थे आपसे सवाल करने थे मौलाना साहब वाले, लेकिन मैंने कहा पहले ये चैप्टर क्लोज कर लें, इसके बाद अगला सवाल उसी पे तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन एनीवे उस पर आते हैं थोड़ी देर में। देखिए खान साहब, मुझे लगता है कि अगले चंद दिनों की स्ट्रैटेजी भी यही है कि मल्टीपल शहरों में, यानी 3 से 4 शहरों में इकट्ठा एहतजाज होगा और एहतजाज ऐसा ही होगा। चारों शहर कंटेनर लगा के बंद कर देंगी हुकूमतें और आंसू गैस चल रही होगी, मारधाड़ हो रही होगी, पुलिस एक तरफ होगी और प्रोटेस्टर्स दूसरी साइड पर। तो 4 अक्टूबर को डी चौक में कैसे होगा ये काशिफ? ये मारधाड़ होगी, इस्लामाबाद में मारधाड़ होगी, कुछ नहीं होगा। डी चौक में तो नहीं करने देंगे, लेकिन मारधाड़ होगी। फिर एक दिन पूरे GT रोड पर एहतजाज होगा, पूरा GT रोड बंद कर दिया जाएगा। तो अब ये उस तरफ एजिटेशन पॉलिटिक्स की तरफ एक्चुअली जा रहे हैं और ये पॉलिटिकल एजिटेशन है। मेरा ख्याल है कि वो फ्रस्ट्रेट भी होंगे, थोड़े डेस्परेट भी शायद हो, लेकिन उनको ये लग रहा है कि यार जितनी मैंने अच्छापन दिखाने की कोशिश कर ली, मैंने दिखा दिया कि उन्होंने मुझसे कहा NOC नहीं है, जलसा कैंसिल करो। इमरान खान ने जलसा कैंसिल कर दिया, मुलतवी कर दिया, नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है अब वो भी कह रहे हैं कि अब दमादम के अंदर सड़कों पर ही होगी। मेरे को ब्रेक लेनी है इन्होंने, काशिफ ब्रेक लेनी है आपसे मौलाना साहब वाले सवालात जो है ना सर, और भी बहुत कुछ रहते हैं अभी क्वेश्चन। मेरा ख्याल है ये रबिया ने ब्रेक लेनी है, तो आप हमारे साथ रहिएगा। तो ये ब्रेक ले लें आप थोड़ा उसके बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। काशिफ, आप बात कर रहे थे मौलाना की ब्रेक से पहले। आप लोगों की बड़ी तवील मुलाकात हुई थी और उसके बाद प्यास साहब ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस दिया था कि उनको क्या समझ आया मौलाना की गुफ्तगू से और क्या नहीं समझ आया। अब जो आज मौलाना ने बात की है, आपको क्या लग रहा है, वो गुफ्तगू सही थी, आज जो बात कर रहे हैं वो सही था, या क्या उसमें कोई मिसमैच है? देखिए, जिस वजह से मैंने कहा ना रऊफ साहब को कि रऊफ साहब ये अपने आपस में डिस्कस करना है सर, वो इस वजह से क्योंकि रऊफ साहब को इस तरह की गुफ्तगू आपको याद है उस दिन भी ये हुकूमत इतनी ही इलिजिटिमेट थी, हलाल हुकूमत उस टाइम भी नहीं थी, वो तब भी फॉर्म 47 की हुकूमत थी, तब भी इनको तीसरे नंबर से लेकर हुकूमत दी गई थी। कोई एक जुमला आपको याद है कि ये क्योंकि गैर कानूनी हुकूमत है या ये धांधली ज़्यादा हुकूमत है, धांधली करके लाई गई है, इस वजह से हम इसको आईनी तरमीम करने का इख्तियार नहीं? कोई एक जुमला याद है आपको इस तरह का? नहीं सर, कोई नहीं। मौलाना साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने भारी भरकम जाली मैंडेट वाली हुकूमत और फॉर्म 47 वाली हुकूमत, उस दिन तो मुझे नहीं याद पड़ता कि आपने पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन मुझे निकाल के बाकी सारे अहम तरीन साथी बुला के आप उनसे आईनी तरमीम डिस्कस कर रहे हैं। आप एक जुमला कह देते कि जनाब ऐसे तो ये हुकूमत का मैंडेट ही जाली है, और इसको क्या राइट बनता है कि ये आईनी तरमीम करे? He did not say that। मुझे नहीं याद पड़ता कि इस किस्म का कोई नहीं कहा उन्होंने। I was there, नहीं कहा। क्या हुआ है कल, क्या हुआ ऐसा, क्या हुआ कि मौलाना ने इतनी एक्सट्रीम एक पोजीशन ले ली है? क्योंकि ये करने के बाद, हालांकि पाकिस्तानी सियासत में सब जायज है, लेकिन मौलाना कल कैसे किसी ऐसी आईनी तरमीम की हिमायत कर सकते हैं उस हुकूमत के साथ जिसके बारे में मियां मौलाना साहब का ख्याल है कि इनका मैंडेट जाली, और क्योंकि ये जाली मैंडेट की हुकूमत है इसलिए इनका राइट ही नहीं है आईनी तरमीम करने। कल क्या होगा मैं तो समझ नहीं सकता, नंबर कैसे पूरे करेंगे?
तो काशिफ आपको क्या लगता है, मौलाना साहब अगेन ये तवक्को कर रहे थे उस दिन जो गुफ्तगू उन्होंने हम सहाफ़ियों से 2.5 घंटे किए, वेरी मतलब है उन्होंने कंप्रीहेंसिवली बड़ी लॉजिकली जो वो उस पर सिग्नल या स्टेटमेंट या कोई पैगाम भेजना चाह रहे थे हुकूमत को या फ़ौज को हमारे ज़रिए, वो बड़ा उन्होंने सक्सेसफुली उन्होंने कन्वे किया। तो क्या फिर हुकूमत ने उनसे रब्ता नहीं किया? उसके बाद वो इंतज़ार करते रहे कि जनाब कि मैं तैयार बैठा हूँ, 3 मेरी बातें आपने मानी है, 3 मैं आपकी मानता हूँ, आए बातचीत करते हैं। और उन्होंने हमें भी कहा जी आप भी बताएं मुझे क्या करना चाहिए, एतमाद में लेना चाह रहे थे। तो क्या जो बिलावल ने कहा था जी कि मौलाना साहब के बगैर भी हम ये तरामीम कर लेते, तो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या हमसे मुलाकात की थी, सॉरी, तो मौलाना साहब थोड़े से डिसअपॉइंट हुए हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जैसे खान साहब भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मौलाना साहब भी हो रहे हैं कि हुकूमत नहीं आई मेरे पास दोबारा बातचीत करने के लिए। तो लिहाजा उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया जनाब कि जैली हुकूमत है, जैली मैंडेट है। वही आप वाली बात लास्ट वीक जब हम मिले थे 2.5 घंटे में, तो एक दफ़े जिक्र नहीं किया उन्होंने। ये डिसअपॉइंट है, उनकी गुस्सा है, एंगर है उनका हुकूमत पे कि मेरे पास नहीं आई। लेकिन इतनी एक्सट्रीम पोजीशन लेने लिया है मौलाना साहब ने, तो जाली मैंडेट तक वाली हुकूमत है, यहाँ से वापस कैसे आएंगे? एक दूसरा आपकी बात ठीक है, हो सकता है हुकूमत ने राब्ता ना किया हो, और उसकी वजह यह है, अब हम लाउड थिंकिंग ही कर रहे हैं सर कि ये बहुत लोगों का ख्याल था कि शायद कोई गिव एंड टेक होगा, मौलाना कुछ चीजें मांगेंगे, कोई शायद हुकूमत में से हो जाए, कोई गवर्नर मिल जाए। हो सकता है हुकूमत ने इसलिए राब्ता ना किया हो कि मौलाना को ये बताया जाए कि मौलाना इतने अहम नहीं है इस पूरी आईनी तरमीम के लिए, हम लोटे बना के भी आईनी तरमीम कर सकते हैं। देखिए अब 63A अब लगने वाला, जिस जल्दबाजी में ये बेंच बन रहे हैं 63A को ठीक करने के लिए या उसका रिव्यू करने के लिए, लगता है ऐसा कि ये रास्ता खोल दिया जाएगा, ये रास्ता साफ किया जाएगा। लेकिन काशिफ 2 साल से तो पड़ा हुआ है फैसला, बंदियाल साहब के दौर पे था, अभी भी आपको लगता है कि जल्दी और ये बेंच को रिव्यू करने के लिए 2 साल तो हो गए भाईजान? रोहू साहब, कई दफा अच्छी चीज बुरे टाइम पे की जाए तो वो गलत होती है, और गलत चीज ठीक टाइम पे भी निकल जाती है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, आप आज का खत पढ़े जस्टिस मुनीब का, वो कहते हैं 9 महीने से कमेटी बनी है, 9 महीने में आपको याद नहीं आया कि हमने इसका रिव्यू करना है। ये सडनली जो आप इतनी जल्दबाजी में ये रिव्यू कर रहे हैं, और वो भी इतनी जल्दबाजी में कानून बदल रहे हैं। देखिए ये आपको पता है कि पिछले दिनों खबर आई थी, ये 7वें महीने में इसका कहा गया था 63A का, क्योंकि बेंच में मेजोरिटी बाकी 2 जजेस की थी, उन्होंने खत्म कर दिया। तो आप सोचे हुआ क्या उसके बाद एक ऑर्डिनेंस आया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को बदला गया, काजी फाइज ईसा साहब को एक और साथी जज को अपने साथ उस कमेटी में शामिल करने का मौका फराहम किया। अब 2 जजेस यानी काजी साहब के 2 वोट हैं और मुखालिफ 1 वोट है, ताकि काजी साहब उस कमेटी को डोमिनेट कर सके। यानी इससे हमें ये बताया जाता रहा कि जमहूरियत इस कमेटी में है। बाद में हमें और मुझे और आपको ही बिलावल साहब ये कन्विंस करते रहे हैं कि जमहूरियत कमेटी में नहीं है, जमहूरियत चीफ के 2 वोट्स में है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। काशिफ ये बताएं, जैसे हम अभी बिल्कुल आई एग्री विद यू, टाइमिंग इज बैड के आगे उन्होंने तरामीम करानी है तो रिव्यू कर रहे हैं 63A का, ताकि कोई लोटे पे, फेयर इनफ बात आपकी में वजन है। तो लेकिन उमर अताब बदियाल साहब ने क्यों नहीं रिव्यू लगाया था सर? अंडर द लॉ तो आपको लगा लेना चाहिए 30 दिन या 15 दिन के अंदर। उस वक्त मुनीब साहब और दीगर जजेस ने क्यों नहीं कहा था कि सर ये हम मतलब साल तो इनको हो गया चीफ जस्टिस बने, इससे पहले का फैसला 1 साल पहले का, 2 साल तकरीबन कंप्लीट हो गए, 2 सालों में रिव्यू क्यों नहीं लगा? बंदियाल साहब ने क्यों नहीं लगाया था? व्हाट इज योर ओपिनियन सर? उस वक्त मुनीब साहब भी वो बैठते थे, बेंच में बैठे थे सर। देखिए मैं ये तो आई कांट रियली से कि क्यों नहीं लगाया, हो सकता है उनकी अपनी को कंपल्शन जो होंगी या लगाना चाहिए था। देखें हर चीज हम आने लाइटर नोट नहीं, आने लाइटर नोट, नो ऑफेंसेस प्लीज, आप चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब को तो बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हैं, तो ये चीफ जस्टिस काजी साहब को आप बेनिफिट ऑफ द डाउट नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं जल्दी मेरे 2 जुमले तो पूरे होने दें। मैं कह रहा मैं आपने मुझसे कहा उन्होंने क्यों नहीं लगाया सर, क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है। मैं ऑनेस्टली मैं किसी के भी क्यों का जवाब नहीं दे सकता, मैं उनको जानते ही नहीं, लेकिन लगाना चाहिए। कोई भी इदारे की तरह चलेगा रोहू साहब, आपको और मुझे फायदा है। ट्रू, हमारी लड़ाई किसी सियासी जमात, किसी जज, किसी को लाने किसी ले जाने के लिए नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही है, हमारी लड़ाई इदारों के लिए। ये निजाम मुल्क का चलेगा, हम सब उसके बेनिफिशियरी बनेंगे, चाहे बंदियाल साहब गलत करें, चाहे काजी साहब गलत करें, चाहे जस्टिस मुनीब गलत करें। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ठीक किया, मैं कहूँ उनकी कंपल्शन अपनी होगी, मैं नहीं ये बता सकता कि उनकी नीयत क्या है, लेकिन लगाना चाहिए। ये फैसला ही गलत था, आप मुझसे पूछे, आपको मैं उस दिन के प्रोग्राम का क्लिप भेज दूंगा कि इस चीज को समझा हूं, उसमें वोट डालना है तो वोट तो डलेगा और वोट तो काउंट होगा, उसके बाद आपने तय करना उसकी सजा कैसी होगी जी। ये तो आइन की मंशा तो यही थी, आपने वोट ही काउंट नहीं किया। ये
is like rewriting the constitution, as a lot of people say. ये आपको ये लगता नहीं काशिफ के उन्होंने ये बंदयाल साहब के इस फैसले के बाद ये फटेबाजी ज़्यादा ओपन हुई है कि जब बंदयाल साहब ने फैसला दिया पंजाब में 20 मेरा ख्याल असेंबली अरकान का कि ये वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे, काउंट ही नहीं होगा, तो हुकूमत को लगा या इदारों को लगा भाई साहब ये तो आप अपना कानून बना रहे हैं, ये तो कानून आइन पे नहीं चल रहे, अगर ये नहीं चल रहे तो फिर हम भी नहीं चलते। वहीं से आपको नहीं लगता खराबी शुरू हुई, वहीं से पार्टीबाजी, ग्रुपिंग, जुडिशरी के अंदर डिवीजन, अल्टीमेटली वो काजी साहब तक आई, अब तो मजीद खराब हो गई है। सो मेरे ख्याल में जो पहला बड़ा मेजर फैसला था वो यही था बंदयाल साहब का, जिसके बाद ये जुडिशरी के ये बहुत सारे फैसले मानने से वो इनकारी हो गए, जो लीगल भी थे, जेन्युइन भी थे कि भाई साहब ये तो अपना कानून लिख के बैठे हुए हैं, इसका जिक्र ही कहीं पे नहीं है। जैसे आपने वोटिंग वाला कहा, वोट डालते डिस्क्वालीफाई कर दें, उससे पहले तो नहीं रोका जा सकता वोट ना डालें। ये तो वही है कि पार्लियामेंट आपकी कह दे ये जो जजेस जो है ना फलां 17 जजेस में से 5 जजेस वोट नहीं डालेंगे, अपनी जजमेंट में राय नहीं देंगे, ये तो उसी तरह का काम था जो उन्होंने किया पार्लियामेंट में। सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इसमें मैं आपको अपना व्यू बता दूं सर। तब मेरा ये ख्याल है कि उस वक्त इतना शोर नहीं पड़ा था रऊफ साहब इस जजमेंट के बाद, और उसकी बड़ी वजह ये थी कि 20 लोग, आपको याद होगा उस टाइम एक केस अदालत में गया और केयर टेकर टाइप चीफ मिनिस्टर बना दिया गया हमजा शहबाज को, ताकि वो चीफ मिनिस्टर रहे थे भी और नहीं भी थे। लेकिन लार्जली उस वक्त एक सोच ये थी कि मुस्लिम लीग नून अपनी सीटें दोबारा रिटेन कर दे, और ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इलेक्शन होगा। वेल सेड। मतलब मेरा ये ख्याल नहीं था कि पीटीआई 15-16 सीटें जीत कर दोबारा वापस आ सकती। ठीक है। पंजाब में वो सीटें जो ये इलेक्टेबल से जो गए, उनका अपना वोट, उसमें मेजॉरिटी सीटों पर दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून, पीटीआई उन सीटों में भी तीसरे नंबर पर थी। आजाद जीते और फिर तरीके इंसाफ में शामिल हुए बहुत से लोग। अगर आप, मैंने उस टाइम पूरा एक ब्रेक डाउन किया था कि कौन किस तरह जीता है और कितने मार्जिन से जीता हुआ और ये कितनी सीटें हैं। उस वक्त इतना शोर नहीं पड़ा था, और उसकी वजह यह थी कि सबका ख्याल, मैं एक ब्रीफिंग की आपको बता देता हूं सर। एक दिन पहले इलेक्शन से ब्रीफिंग, मैं कहा जनाब कितनी सीटें, उन्होंने कहा जनाब पीटीआई शायद 2-3 ले लेगी टोटल। ये ब्रीफिंग कहाँ पे हुई थी सर? ये ब्रीफिंग कहाँ पे हुई? थोड़ा ना सर, ये इस्लामाबाद में। ओके सर। तो उन्होंने कहा 2-3, और वो भी शायद, मैं कहा ये भी आप एग्जैजरेट कर रहे होंगे ना नंबर। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं हमारा तो ख्याल है इतना भी नहीं हो। अच्छा। तो दिस वाज अ कैलकुलेशन ऑन दैट साइड। तो मसला ये है कि ये कैलकुलेशन सारी तरीके इंसाफ ने गलत साबित कर दी और 16 सीटें जीत गए, तो एक तो उन्होंने निकाल ली वापस। नोबडी एक्सपेक्टेड दिस। उसके बाद 63A बिकेम कंट्रोवर्शियल पे, जी देखे ना, रीराइट कर दिया, ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुई। अच्छा पॉइंट था आपका। पीपल वर एग्री। अच्छा पॉइंट। आई एम नॉट सेइंग पीपल वर एग्रीइंग विद 63A, लेकिन वो जो शोरो गुल पड़ा थे यार, ये इलेक्शन वैसे उन्होंने जीत जाना, तो क्या जरूरत है, क्या फायदा। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। ठीक है काशिफ, बिल्कुल दिल नहीं करा कि आपको इंटरप्ट करें, क्योंकि यू आर एक्चुअली इन अ मूड टू टॉक, और इस मूड में जाहिर है आप जो बातें कर रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस वक्त ब्रेक का वक्त हो रहा है, और ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। क्लास साहब, काशिफ की आपने पूरी जो एनालिसिस था वो सुना, और जो तमाम सिचुएशन, अगर हम मौलाना की बात कर लें, अगर हम बानी पीटीआई की बात कर लें, सारी सिचुएशन आपके सामने है। अब आगे क्या होने वाला है 4 अक्टूबर को स्पेशली? मेरा तो ये खतरा है कि हालांकि बहुत से लोगों को मेरा कंपैरिजन बड़ा डिस्टर्बिंग लगेगा, और काशिफ ने उस बात को पिक किया है कि ये उसी तरफ जा रहे हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की ये हैंगिंग के बाद उनके बेटे मुर्तज़ा और शाह नवाज़ जो हैं काबुल चले गए थे, और उन्होंने वहाँ से, अफ़गानिस्तान हमेशा से हमारे लिए एक, या हम उनके लिए या वो हमारे लिए इशू ही रहे हैं, तो वहाँ से बैठ कर उन्होंने ये अल जुल्फ़िकार बना के एक मुसल्लह जदोजहद की थी। और पाकिस्तान में बहुत सारी इसी तरीके से खराबियाँ भी हुई थी, असैसिनेशंस भी हुए थे, टारगेटेड किलिंग्स भी की गई। चौधरी ज़हूर इलाही जो इनके चौधरी शुजात साहब और इन परवेज़ साहब उनको भी किया गया। तो मुझे तो खतरा लगता है कि खान साहब और ये गंडापुर साहब जो हैं, आने वाले दिन खतरनाक हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इन्हें कोई ब्रेकिंग लगानी नहीं है। बहरहाल हमें और ये कहते रहना चाहिए कि इट्स अ डेंजरस रूट वो जो लेना चाह रहे हैं, इट्स अ डेंजरस रूट। और इसी नोट पे प्रोग्राम को खत्म करेंगे। प्रोग्राम देखने की शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।